हेलो गाइस। तो गाइस आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नया टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्टिंग में देखे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है, और कायरलिटी क्या होता है, कब आप ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं बताया था दो कंडीशन, एक तो आपका था कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो कायरल आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता था, है ना, और कायरल होता तो ऑप्टिकल एक्टिव होता था। ठीक है, दो कंडीशन देखिए। यहां पर हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। जब एक मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है तो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है या फिर इनएक्टिव होता है। ठीक है, वैसे आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम साइक्लो अल्केन्स का भी बात करेंगे, है ना। साइक्लो अल्केन्स यानी साइक्लिक कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिव होता है कि नहीं होता है, पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। स्पाइरो कंपाउंड का डिस्कस करेंगे, है ना। स्पाइरो कंपाउंड्स यानी सिंपल हम हेडिंग डालेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल एक्सिस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो हेडिंग डाल लें। सबसे पहले तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में बता चुका हूं। वैसे मैं बताया था कि जो ऑप्टिकली कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब उसके पास कायरल कार्बन होता है, लेकिन ये सभी में ये अप्लाई नहीं होता है। अब आपको देखने को मिलेगा कि कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं होगा तो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, बहुत कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्राइटेरिया क्या बताया था, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। स्टार्टिंग में जो बताया था उसको भूल जाओ। ठीक है, जो मैं बताया था कायरल कार्बन होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन है, यहाँ पर X ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर Y ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर Z ग्रुप जुड़ा है, चार, और यहाँ पर मान लो A जुड़ा है, A जुड़ा है, यहाँ पर B जुड़ा है, यहाँ पर C जुड़ा है और यहाँ पर मान लो D जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ा है, D, यानी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लग गया। तो ये बीच वाला कार्बन को हम क्या बोलते थे, कायरल, यानी ये मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता था, हम बात किए थे। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री का थोड़ा मैं ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो जब कायरल कार्बन होता है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये बताया था। और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया था, फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान देना, क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कब होगा ना, जब पहला कंडीशन, इसको भूल जाओ, हम कायरल का बात नहीं करेंगे। ठीक है, सभी सिचुएशन में आपको कायरल देखना नहीं है। अगर आपके पास सिंपल कंपाउंड है भाई ऐसा हाइड्रोकार्बन तो आप देख लेना। ठीक है, नहीं सभी में ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले कि शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान सुना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम एडवांस जाएंगे, ये बोर्ड वाले मत देखो। ठीक है, इतना काम नहीं आएगा आपका। ठीक है, हाँ अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो काम आएगा। शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तब आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। दूसरा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कोई भी कंपाउंड अगर सिमेट्री आ गया ना तो कहानी नहीं बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाता है, ये याद रखना। अगर सिमेट्री आ गया तो समझ जाना ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, चलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री COS हम नाम दे देंगे। ठीक है, COS, इसको हम POS। ठीक है, ठीक है, ये वैसे दो ठो कंडीशन देखो, और एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको हम, वो हमारा सिलेबस में नहीं है उतना। ठीक है, क्लास 12th लेवल तक हम ले रहे हैं। तो शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहले समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। मैं आपको आगे से बताया था। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि हम इमेजिन करते हैं, सोच के हम एक प्लेन डालते हैं कंपाउंड में, जो कि वो कंपाउंड को 2 टुकड़ा कर देता है ना, सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे आपके पास ये मान लो कोई एक बॉल है, मान लो ये इंग्लिश का अल्फाबेट O है ना, इसको अगर मैं यहाँ पर प्लेन डाल देता हूँ तो ये 2 भाग में बढ़ जाता है ऐसे। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका
यहाँ मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए कायरल। ए कायरल, कायरल मतलब आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ए कायरल हो जाएगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। भाई मैं जो बोल रहा हूं पूरा अच्छे से लिखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दिया, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर H, यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर जोड़ दिया COH, ये कंपाउंड आपको दिख रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे डालना मैं आपको थोड़ा बहुत आगे बताया था। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर लो। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब मैं यहाँ पर डालता हूँ, कट कर दिया, ये बराबर है, देखो इधर H है इधर H है, सेम होना चाहिए, इधर OH इधर OH, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा याद कर लो, आपको क्वेश्चन सब में दिख जाएगा ऐसा कंपाउंड सब। मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है, इस प्रकार आपके पास साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पर मान लो Cl है, यहाँ पर Cl है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? पहले तो चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं क्या बताया था, दोनों में से कोई एक देखो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, अभी बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री के ऊपर, तो कब क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर प्रेजेंट होगा, दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इतना याद रखो। यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं होगा, ऐसे ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो इक्वल में कहाँ बटेगा, दो इक्वल में तो ये बटेगा ना, ये आधा इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हम बात कर रहे हैं, यानी ये आपका इनएक्टिव होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो आपका एक्टिव होगा, इतना याद रखो उसका उल्टा। ठीक है, जैसे मैं आपके पास और एक एग्जांपल रखा, ये ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप अलग अलग डायरेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे ये कर देंगे तो ठीक रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दो भाग में बट रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार का दे दिया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, तो भाई आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है ना, तो साइक्लोप्रोपेन में नहीं होगा। मान लो यहाँ पर दो अगर ग्रुप भी जोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर मान लो CH3 है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ दे दिया, अरे डैश, ये डैश पोजीशन होता है ना, यहाँ पर मान लो CH3 है, ये वेज पोजीशन है, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपका ऑप्टिकली वो इनएक्टिव होता है ना, कुछ भी हो सकता है, बस आपको देखना है कंपाउंड, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां पर प्रेजेंट होता है वो सब आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कंपाउंड में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। लिख लें इतना, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं, वैसे ये थोड़ा बहुत हम ऊपर ऊपर देखे थे, आगे भी सिंपल है ये। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दिख जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मान लो कोई कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ना दिखे, अगर दिख नहीं रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा होगा, तो उसको चेक करना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, जैसे देखो अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हेडिंग डालें। वैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना, मैं यहां पर एक कंपाउंड ले रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी आप अगर कोई कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपका एकायरल हो जाता है। एकायरल मतलब कायरल नहीं होगा, वहां पर कायरल कुछ नहीं होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, याद रखना सब। ठीक है, ये मैं एक आपके पास एक मतलब कंपाउंड यहां पर ले रहा हूं, ध्यान सुनना। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब, चलो
इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। मान लो यहाँ पर ग्रुप कुछ इस प्रकार जुड़ा है, मान लो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर मान लो बी ए, ठीक है, बी ए, मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर मान लो आपके पास है डी है, यहाँ पर सी है। अगर मान लो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड दिख रहा है आपको, सभी कर्नर देखना, ये वाला इसका ऑपोजिट है, ये वाला इसका ऑपोजिट है। अब देखना यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ऊपर और नीचे डिफरेंट होगा, ए बी है तो इसका उल्टा ये बी ए होगा, इधर सी डी है तो इधर डी सी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है आप कह सकते हैं। सिंपल ये देखने का तरीका है। जैसे अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री देखूं तो ये सी से सी, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, सी से सी है ना, और डी से आपका ये डी हो जाएगा, और बी से आपका बी, ऊपर से नीचे आपको जाना है, बी से अगर मैं बी को देखूंगा कुछ इस प्रकार आएगा, और ए से ए अगर देखूंगा तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो मीट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये आपका होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड में आपको बना के दे देगा, टेंशन नहीं लेना का, ठीक है, बना के दे देगा, 4-5 कंपाउंड दिया रहेगा, आपको बस देख के ढूंढना है। ऐसा नहीं कि इसका नाम दे देगा, इतना बड़ा नाम कौन देगा, ऐसे कंपाउंड का बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे कंपाउंड बना के दे देगा इस टाइप का, तो आपको देखना है, आपको पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना इनएक्टिव होगा, पहले आपको चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, है ना, उसी के अनुसार देखना है। तो प्लेन आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिंपल है भाई, सिंपल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव, या तो फिर एक कायरल मॉलिक्यूल का हो, इसको क्या आप बोलोगे, एक कायरल मॉलिक्यूल, एक कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इस प्रकार का। चलिए यहाँ पर COOH, मान लो यहाँ पर H दे दिया, है ना, यहाँ पर मान लो कोई एक दे दिया, मान लो यहाँ पर फेनिल जोड़ दिया, यहाँ पर H जोड़ दिया, तो यहाँ पर H है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऊपर H होगा, नीचे फेनिल होगा। यहाँ पर देखो COH है तो इधर आपका H, इधर COH है, बेसिक ट्रिक है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जोड़ो, यहाँ से यहाँ, सॉरी, ये H से आपका ये जाएगा ना, इधर का इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, ये H इधर आएगा, और ये फेनिल इधर आएगा, यानी सेंटर पॉइंट आपका ये आ रहा है। तो ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। जब भी सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया, समझ जाना ये जो मॉलिक्यूल होगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वैसे ऑप्टिकल और आपका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये कंपाउंड में भी देखना अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर भी कन्फ्यूज कर देता है। मान लो यहाँ पर COOH है, ऐसा वाला डायग्राम हम बात करेंगे भाई, है ना, फिशर प्रोजेक्शन में बात करेंगे। यहाँ पर मान लो H है, यहाँ पर OH है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो OH है, यहाँ पर H है। क्या यहाँ पर बताओ तुम, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल देता हूँ, एक प्लेन डाल देता हूँ कि 2 इक्वल पार्ट्स में बट रहा है, क्या नहीं बट रहा है, क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है ना, नहीं बट रहा है, नहीं बट रहा है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करोगे, जब इस प्रकार का कंपाउंड देगा, क्रॉस कर दो भाई, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जब भी कंपाउंड में दिख गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, वैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन आपको ऐसे देखने से ये लग रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों, अगर देखो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा है, देखो ये 3 अलग अलग और ये एक अलग, यहाँ पर भी देखो ये एक और ये एक, लग रहा है मेरे 2 कायरल कार्बन है जैसा लग रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा जैसा लग रहा है, बट नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान देना ये सब, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ये। अब जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, कोई कंपाउंड अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिजोल्वेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये जेई में कई बार पूछ लेता है, 4-5 तो कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नॉन रिजोल्वेबल है, यानी ऑप्टिकली जो इनएक्टिव होता है उसको हम नॉन रिजोल्वेबल बोलते हैं, नॉन रिजोल्वेबल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम मेजो कंपाउंड भी बोलते हैं। मैं आपको आगे बताया था मेजो कंपाउंड यानी जो कि इनएक्टिव होता है। कुछ भी पूछ सकता है आपको, है ना, आपको पूछ सकता है नॉन रिजोल्वेबल या तो फिर मेजो कंपाउंड
इसमें से कौन सा है बोल दे देगा, 4-5 तो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ध्यान देना ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन रिजॉल्वेबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिजॉल्वेबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर नॉन नहीं लगाया सिर्फ रिजॉल्वेबल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट इसको। ठीक है, ये किताब में बहुत कम, रेयर मिलता है, ये याद रखना। हो गया? समझ में आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री दिख गया तो समझ जाना आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे साइक्लोअल्केन्स यानी साइक्लिक कंपाउंड में क्या ऑप्टिकल नेचर होता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना इनएक्टिव होता है, कायरल होता है कि नहीं होता है, कायरल होता है, सब हम बात करेंगे। अब हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, ये भी ठीक उसी प्रकार है जैसे हम मैं बताऊंगा, रुक जाइए। अब यहां पर जो साइक्लिक कंपाउंड लेंगे वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हाइब्रिडेशन किसका भाई? कार्बन का। सभी कार्बन क्या होना चाहिए? ऑल कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, यानी सिंपल आपका साइक्लोएल्केन्स होगा। क्या होगा? साइक्लोअल्केन्स होगा। ठीक है, साइक्लोअल्केन्स होगा, यानी साइक्लोअल्केन में कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। डबल बॉन्ड नहीं होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो भाई आपका हो जाएगा sp2 आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडेशन हमको देखना है, sp3, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, सिंपल जैसे आप आगे करते थे ना, कार्बन में अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है तो उसको आप क्या बोलते थे? कायरल कार्बन। क्या बोलते थे? कायरल कार्बन। और कायरल सेंटर भी बोलते थे, है ना। कायरल सेंटर को हो या फिर स्टेरियोजेनिक सेंटर को, जो भी कहो, कायरल कार्बन। ठीक है, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो हम क्या मानते थे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मानते थे? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ध्यान देना, अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अगर कायरल कार्बन है तो हम आगे मानते थे कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी आपको साइक्लिक कंपाउंड अगर कायरल कार्बन एक भी दिख गया तो समझ जाना वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलिए मैं यहां पर एक साइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल दिया। ठीक है, यहां पर मान लो ये साइक्लोब्यूटेन में मान लो यहां पर मैं एक जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और मान लो मैं यहाँ पर एक H जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं कोई एक H जोड़ दिया और यहाँ पर मान लो एक, चलो इसको डैश वाला मैं नहीं देता हूँ, सिंपल में लिख देता हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर मान लो CH3 में लिख देता हूँ। क्या ये कायरल, क्या यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट है? देखना बहुत सिंपल है, गिनती कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है। ये कार्बन का अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन इस प्रकार है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर और एक ग्रुप जुड़ा है H, और एक ग्रुप जुड़ा है क्या, यहाँ पर क्या है CH2 है, 2 हाइड्रोजन है ना भाई, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा है CH2, मतलब CH2 के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, किसके साथ? CH2। इसको मत देखो, CH2 के साथ जुड़ा है। अब यहाँ पर ये वही कार्बन यहाँ पर कौन सा ग्रुप में जुड़ा है? देखो CH3, और यहाँ पर H, देखो यहाँ पर C है, ऑलरेडी C है, यहाँ पर देखो ना C है, C के साथ H है, फिर यहाँ पर CH3 के साथ जुड़ा है, यानी CH3 के साथ जुड़ा है, यानी C2H4 कह सकते हैं। देखो ये वाला और ये वाला सेम नहीं है ना, ये सब डिफरेंट ग्रुप आ गया, यानी ये आपका कायरल मॉलिक्यूल हो, मतलब कायरल कार्बन हो जाएगा।
अगर मैं इसका बात करूं 2 नंबर कार्बन का, तो भी देखो ये जो इक्वल डिस्टेंस में ये है और ये इक्वल डिस्टेंस में CH2 है, ये CH2 है, ये अलग ग्रुप है, ये CH3 लगा है यहाँ पर, C के साथ CH3 और H लगा है, यहाँ पर ओनली CH2 है। तो ये भी सभी इसका डिफरेंट ग्रुप लगा, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3H अलग अलग है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 है ना, 2 सेम आ गया आपका H, यहाँ पर 2 H लगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H लगा, तो ये और ये कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पर 2 कायरल कार्बन मिला हमको, 2 कायरल कार्बन मिला, एक भी मिल जाए समझ आना ये कायरल मॉलिक्यूल है, 2 मिल गया तो भाई इसको हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल कहो। और कायरल आपका 2 मिल गया, यानी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, 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 पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे देखो मैं और एक एग्जांपल देता हूं, बताना ये होगा कि नहीं। ऐसे देखना है सिंपल, चलो इस प्रकार का मैं एक कंपाउंड लिया, मान लो यहाँ पर मैं CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर मैं CH3 जोड़ दिया ना, यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर चलो यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी CH3 जोड़ दिया। क्या ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा? चेक करना। अगर मैं नेमिंग करूँ 1 2 3 4 हो जाएगा, है ना। चलो तो आप लिख सकते हो 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, आप लिख सकते हो, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। अब देखना ये कार्बन को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये कार्बन एक CH3 के साथ जुड़ा है, एक देखो डायरेक्टली फिर ये CH2 के साथ जुड़ा है, इधर भी CH2 के साथ जुड़ा है, यानी सेम ग्रुप के साथ जुड़ गया, यानी आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी कायरल कार्बन नहीं होगा ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर CH3 के साथ ये फिर डायरेक्टली CH2 और डायरेक्टली CH2, 2 CH2 सेम ग्रुप के साथ जुड़ा है। इसका भी देखोगे तो 2 सेम जुड़ा है, यानी भाई यहाँ पर नो कायरल कार्बन है, नो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन नहीं है, दैट मीन्स ये आप ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर बात? ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, चलिए ठीक है, इस प्रकार का मैं एक एग्जांपल दिया आपको। चलो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, ठीक है, ये दोनों तरफ Cl है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? देखना 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 देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन है ना, कार्बन के साथ एक Cl जुड़ा है, 1 2 देख ध्यान देना, ये कार्बन के साथ एक Cl जुड़ा है, 1 2 और एक बच गया ना, हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब देखना ये डायरेक्टली इक्वल डिस्टेंस में ये CH2 के साथ जुड़ा है, यहाँ पर CH2 है ना, नहीं दिख रहा बट है ना, यहाँ पर भी CH2, देखो ये सेम ग्रुप के साथ जुड़ गया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2। क्या ये होगा? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर देखो ये H ये Cl, ये डिफरेंट है बट यहाँ पर जाके तो इक्वल डिस्टेंस में CH2 के साथ जुड़ रहे हैं ना, दोनों सेम आ गया, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको थोड़ा चेंज कर दिया और कुछ इस प्रकार का दे दिया, ध्यान देना, अब मैं इसको कुछ इस प्रकार का दे दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक ऊपर रखा और एक नीचे रखा, ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? देखना कायरल कार्बन है कि नहीं चेक करना। ये कार्बन देखो एक तो H के साथ जुड़ा है ये कार्बन, ठीक है। अब देखो ये CH2 के साथ यहाँ पर CH2 है और ये जाके यहाँ पर देखो यहाँ पर Cl के साथ जुड़ा है, Cl के साथ जुड़ा है, CCl, ये डिफरेंट आ गया, ये डिफरेंट आ गया, तो भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी एक कायरल कार्बन मिल गया, यानी ऑप्टिकली एक्टिव। अब चाहो तो और कायरल कार्बन ढूंढ सकते हो, यहाँ पर देखना ये कार्बन का देखेंगे तो एक H एक Cl एक ये पूरा ग्रुप और ये एक CH2 ग्रुप डिफरेंट आ गया, ये CH2 है, ये वाला देखो C है, H है, Cl है, डिफरेंट आ गया, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। यानी इसको हम कायरल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। आप इसका चाहो तो मिरर इमेज भी देख सकते हो,
है ना, मिरर इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या देखना है। अगर कार्बन से आपको इक्वल डिस्टेंस आना है, और सिंपल भाई कार्बन में चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, वही देखना है आपको। डबल बॉन्ड का नहीं बताया, डबल बॉन्ड का नहीं है आपका, सिंगल बॉन्ड का है, यानी साइक्लो अल्केन्स का है। अब चलिए हम देखते हैं, नया हेडिंग डालेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल एक्सिस। अब आपको सीखने को मिलेगा कि कंपाउंड में आपको कोई भी कायरल मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, कायरल सेंटर नहीं मिलेगा कहो, यानी जो आपका यहाँ पर कायरल, जो ये वाला आपका कायरल मिल रहा था, कायरल कार्बन, आपके पास कोई कायरल कार्बन नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। केमिस्ट्री का कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ता है ना, कुछ चीज़ें का आपका कुछ आपका कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मूला होता है और ट्रिक होता है, सभी का ऐसे नहीं होता है। कुछ चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, हमको भी याद करना पड़ता है, सबको, टीचर सबको भी याद करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल एक्सिस। ड्यू टू कायरल एक्सिस यानी कायरल एक्सिस से ही आपका ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ध्यान सुना, क्या बोला, कायरल एक्सिस अगर प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब कौन सा कंपाउंड कायरल एक्सिस शो करते हैं, अब हम बात करेंगे। चलिए, ये एडवांस के लिए है। ठीक है, मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड का तैयारी कर रहे हो तो उसको मत देखो। हाँ, आगे अगर आप करना चाहते हो, कुछ एंट्रेंस देना चाहते हो तो आपके लिए काम आएगा। चलिए, अब हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू कायरल एक्सिस, यानी ऑप्टिकल एक्टिव होगा ड्यू टू किसके वजह से, कायरल एक्सिस से वजह से। अब कायरल एक्सिस मत पूछ लेना, रुक जाओ, समझ में आएगा। अब बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास कि कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी इवन वो आपका कायरल, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, और आपका यहां से सवाल ज्यादा बनता है। चलिए बात करते हैं, अब ऐसा कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपका कायरल, यहाँ पर कायरल कार्बन मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कायरल कार्बन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कायरल कार्बन नहीं मिलेगा, फिर भी स्टिल वो कंपाउंड सब दे आर ऑप्टिकली एक्टिव होता है ड्यू टू कायरल एक्सिस। अगर कायरल कार्बन नहीं दिखा तो समझ जाना आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कंपाउंड में बताऊंगा भाई, अभी कंपाउंड बताऊंगा, कंपाउंड देख के बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, कायरल कार्बन नहीं होगा फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कौन कौन से कंपाउंड है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। चलिए, एक होता है एलिन्स, मैं लिख देता हूं पहले। ठीक है, फिर हम एक एक का डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत ईजी है। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड दिख गया, समझना ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब आपको इस प्रकार कंपाउंड दिख गया समझ जाना ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका नाम होता है एलिन, और एक भी नाम होता है, हम बाद में बात करेंगे, इसका पूरा भी आएगा एलिन का। हाँ, एलिन का हो गया। अब और क्या है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये मान लो ए लगा, यहाँ पर ये आपका ए बी जो है ना भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, यहाँ पर ए बी, ये आपका होता है, क्या होता है भाई, ये साइक्लो एल्किलडिन, क्या एक्ट होता है ना, एल्किलडिन साइक्लो अल्केन ना, सॉरी एल्किलडिन साइक्लो अल्केन, ये सब नाम याद रखना। अगर आपको इस प्रकार का कंपाउंड दिख गया तो समझ जाना ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, मैं बताऊंगा, रुक जाइए। ठीक है, ये एक हो गया, 6 बस आपको याद रखना है। आपका एल्किलिडिन साइक्लो अल्केन हो गया। ठीक है, और एक भी हो सकता है आपका एक स्पाइरेंस, जिसको हम स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, इसका हम बात करेंगे अभी, टेंशन मत लो।
यहाँ पर मान लो ए, यहाँ पर मान लो बी। मैं यहाँ पर डैश वेश का पोजीशन नहीं दे रहा हूँ, बस इतना याद रखो। ऐसे अगर होगा यहाँ पर मान लो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। मैं नहीं दे रहा हूँ, सिंपल मैं बॉन्ड लाइन में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ए बी है, ठीक है। यानी ये आपका होता है क्या, स्पाइरेन, और इसको हम सब स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड, यानी दो रिंग जुड़े रहते हैं, ठीक है। और एक होता है बहुत ही फेमस है, इसका नाम बाइफेनिल्स, ठीक है। क्या होता है, बाइफेनिल्स, ठीक है। यहाँ पर ए जुड़ गया, यहाँ पर बी जुड़ गया, यहाँ पर ए जुड़ गया, यहाँ पर बी जुड़ गया। ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी ए बी, ठीक है। ठीक है, ये आपका दो फेनिल ग्रुप जुड़ गया, बाइफेनिल हो गया, इसका नाम होता है बाइफेनिल, ठीक है, याद रखना। ये चार हो गया, और दो होता है, ठीक है, ये बाइफेनिल हो गया। और एक आपका होता है एनिलीन। क्या होता है, मैं छोटा करके इसको बना रहा हूँ एनिलीन को, ठीक है। ये आपका एनिलीन होता है, ये आपका एनिलीन होगा। क्या है, ये आपका एनिलीन है, ठीक है। और एक भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टायरीन, ठीक है, इसको भी याद कर लो, अगर दिख गया तो समझ जाना कहानी क्या है। यहाँ पर सी लगा है ना, यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड सी लगा है, इधर एक ग्रुप जुड़ा है, इधर एक ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर एक ग्रुप ऑर्थो में, एक ग्रुप ऑर्थो में, दो ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन मतलब एनिलीन का डेरिवेटिव आप कह सकते हो। ये आपका हो जाएगा, इसका नाम होता है स्टायरीन। नाम सब याद रख लो, ये थोड़ा ये एक्सेप्शन मान लो और याद रख लो, है ना। ये एनिलीन और ये स्टायरीन, ठीक है। तो कौन कौन सा कंपाउंड इसमें कायरल एक्सिस से वजह से आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कायरल कार्बन हो या ना हो, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे एलिन हो गया, एल्किलिडिन साइक्लोएल्केन हो गया, स्पाइरेंस कंपाउंड, इसको हम स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, बाइफेनिल्स अगर दिख गया, और आपका एनिलीन दिख गया, और स्टायरीन दिख गया, अगर ये सब दिख रहा है तो समझ जाना यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाला है, और जो कि आप सोच रहे होगे ये आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मत दे देना फिर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर किसके वजह से होता है, कायरल एक्सिस की वजह से होता है। वैसे कायरल एक्सिस को हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि कायरल एक्सिस को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे इसको हम कायरल एक्सिस बोलते हैं। कायरल एक्सिस मतलब एक ऐसा एक्सिस है जिससे कि अगर हम मॉलिक्यूल को कट करेंगे, यानी काटेंगे बीच से, तो आपका दोनों सुपर इम्पोज नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, है ना। और दोनों का मिरर इमेज होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। देखना, अब ध्यान सुनो, इसका कंडीशन ये है कि ये सब होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, नोट करना, यहाँ पर नोट करो कि ये एलिन का, यहाँ पर नोट करो, ये एलिन का यहाँ पर ईच कार्बन का, प्रत्येक कार्बन एक एक कार्बन, ये पर जो टर्मिनल कार्बन है, यहाँ पर जो दो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ पर ए बी के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, याद रखना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, डिफरेंट हो सकता है। मान लो यहाँ पर CH3 जुड़ा है तो यहाँ पर फिनिल जुड़ गया, है ना, डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, ये दोनों सेम हो सकता है, मे बी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, जैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़ते थे ना, ठीक उसी प्रकार। यहाँ पर भी ए जो होगा बी के साथ इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर भी ये ए और बी का कहानी अलग होगा, सभी में यहाँ पर भी ए बी ये अलग होगा, ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, नोट करना, ए डज नॉट इक्वल टू बी, मैं बोल दिया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ए बी, मान लो यहाँ पर लिख लिया सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, तो भाई डी ई अलग होना चाहिए, ये सी अलग होगा, बी और ए बी अलग होना चाहिए, ये तीनों अलग होना चाहिए, तभी ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बाइफेनिल का भी कहानी ध्यान देना, बाइफेनिल का कंडीशन ये है कि यहाँ पर ऑर्थो, बाइफेनिल का वैसे सेपरेट लेक्चर आएगा, अभी आएगा, अभी मतलब आज या फिर कल आ जाएगा। यहाँ पर ये और ये जो ऑर्थो पोजीशन में होना चाहिए, बात करेंगे इसके ऊपर। ए भी डिफरेंट होना चाहिए, ए भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल एक फेनिल का देखो, ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए बस, और ये डिफरेंट होना चाहिए बस, हो गया।
इतना हो गया, कुछ कुछ मैं बताया, याद हो गया। चलिए पहले हम एलिन का बात करेंगे, सब कुछ हम डिटेल नहीं बात करेंगे क्योंकि सब आप कोर्स में भी नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है वो हम बात करेंगे। तो एलिन का एक बात करेंगे हम, और इसका छोड़ो, ये एलिन में आ जाएगा, इसका थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। आज तो इसका और इसका बात करेंगे, फिर और एक लेक्चर में इसका बात करेंगे, और आगे का कुछ नाइट्रो या फिर सल्फर का कंपाउंड आएगा, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है हम बाद में उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज फिलहाल एक दो ये दोनों को डिस्कस करेंगे, एक दो को, एलिन को और स्पाइरो को, ये दोनों का कहानी क्या होता है हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं यहां पर बता दिया कि अगर एलिन दिख गया और स्पाइरो कंपाउंड दिख गया तो ए बी, ये टर्मिनल कार्बन का ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए हेडिंग डालने हैं, एलिन्स। चलिए इतना लिखे तो मैं पानी थोड़ा पी लेता हूं, फिर कहानी आगे लेंगे। हुआ? चलिए अब हम एलिन्स का ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे, क्या क्या कंडीशन हो सकता है एलिन्स का। इसको हम क्यूमुलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन बोलते हैं ना, एक एम लगता है, चलेगा, क्यूमुलिन है ना, क्यूमुलिन और क्यूमुलेटेड कंपाउंड, अगर कंपाउंड दिख गया तो क्यूमुलेटेड कंपाउंड बोलो, ठीक है, सिंपल हम एलिन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है कहानी, यहां पर क्या होता है, क्यूमुलिन बहुत ही सिंपल है कि कार्बन, एक कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ेगा, दो मतलब डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ेगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्यूमुलिन बोल देते हैं। क्यूमुलेटेड कंपाउंड भी बोलो, क्यूमुलिन बोलो, या तो फिर एनिलीन बोलो, सेम कहानी है। और ये एक जुड़ा रहता है, यहाँ पर टर्मिनल में दो ग्रुप जुड़ा रहता है ना, ए बी। और ध्यान देना, एक तो होता है प्लेन का बाहर और एक होता है प्लेन का बाहर, मतलब ये आपका मान लो ये प्लेन है, प्लेन के अंदर है ये, और ये इन फ्रंट ऑफ मी है, मेरे तरफ है ये, बाहर तरफ, प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर है ना, ये ए बी, और ये दोनों एक प्लेन में रहते हैं, ए बी। मैं बताया कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब ए जो है बी के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, इच कार्बन का, इच EACH, इच कार्बन का, एक एक कार्बन का देखना है, सबका नहीं देखना है। इसका देखो डिफरेंट है, काम हो गया, इसका देखो डिफरेंट है, काम हो गया, इसके साथ में भी इक्वल हो जाता है, कोई दिक्कत ना है। चलिए समझ में आ गया। अगर इसको हम थोड़ा, वैसे तो इसको 3D में दिखाना पॉसिबल नहीं है एलिन को, सब लोग कोशिश करते हैं बताने का, लेकिन ये 3D में हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, ठीक है। बस इसको थोड़ा हल्का फील कर लो कि ये जो ए बी है भाई, ये एक प्लेन में रहता है, ये ठीक ऐसे एक प्लेन, मान लो ये प्लेन है ना, ये एक प्लेन में ऐसे रहता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है, ये प्लेन का एक तो अंदर रहेगा, ये प्लेन का अंदर रहेगा, ये जो ए है ना भाई पूरा ये अंदर है और ये वाला इधर है। तो इसको अगर हम ठीक से बनाएंगे, ठीक है, इसको हम अगर बनाते हैं कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे ना, इसको हम ऐसे कुछ बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बना देंगे, है ना। तो ये जो है भाई, एक तो प्लेन के बाहर आएगा और एक जो है प्लेन के अंदर पड़ जाएगा। अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये दोनों, ये सी मान लो यहाँ पर दो है, यहाँ पर H जोड़ दिया, मान लो जोड़ दिया H, यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ पर भी मान लो H जोड़ दिया, ठीक। तो ये एक मिथाइल C डबल बॉन्ड H2 CH2, तो ये मिथाइलिन होता है, मिथाइलिन होता है, ये एक मिथाइलिन और ये एक मिथाइल, ये दोनों क्या होते हैं ना, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो यहाँ पर 2 मिथाइलिन ग्रुप है, 2 मिथाइलिन ग्रुप होगा तो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा आपको, 2 मिथाइलिन ग्रुप जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ईच अदर,
याद रखना, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। यानी कि एलिनिन में समझ में आ रहा है, ये एक कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है, मैं बताया ईच कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। यानी सिंपल भाई ए जो होगा बी के साथ इक्वल नहीं होगा, सिंपल याद रखो। यानी यहाँ पर मान लो ए है तो ये बी होगा, यहाँ पर मान लो आ गया ए है तो यहाँ पर बी होगा, ये सिंपल, ठीक है। अगर इसका आप मिरर इमेज देखोगे तो भी कहानी हो जाएगा, है ना। ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, जब ईच कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लाइक। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया इसका मतलब वो आपका शो करेगा एन एंशियोमर भी शो करेगा, और एन एंशियोमेरिज्म कहो शो करेगा, एग्जिबिट करेगा। अरे भाई मिरर इमेज बन रहा है तो एन एंशियोमर हो गया कहानी। देखो यहाँ पर एक कहानी में आपको बताता हूँ, चलिए सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर सी है, ये आपका एलिन है, ठीक है, ये क्या है आपका एलिन, यहाँ पर एच जोड़ दिया, यहाँ पर मान लो ए जोड़ दिया, चलो ए जोड़ दिया, यहाँ पर बी जोड़ दिया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ए जोड़ दिया, यहाँ पर बी हो, इसका मिरर इमेज अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार, ये इधर आ जाता है ना, तो ये आपका ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये वाला सी, यहाँ वाला सी, और इधर आपका आ गया एच, सॉरी आपका ए, और इधर आपका बी, तो इस प्रकार आ जाएगा। अगर मिरर इमेज देखते हो तो भाई दोनों पेयर मिल गया एन एंशियोमर। यानी समझ में आया कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब ए बी के साथ इक्वल नहीं होगा, तब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब एग्जिबिट एन एंशियोमेरिज्म शो करेंगे, है ना। एग्जिबिट शो जगह पर आप एग्जिबिट भी लिखो चलेगा, एग्जिबिट, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव को हम रिजोलेबल बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव अगर नहीं होता तो इनएक्टिव होता तो हम नॉन और नॉट भी लिख देते हैं, नॉन क्या लिखते हैं, रिजोल्वेबल। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, रिजोल्वेबल होगा, रिजोल्वेबल को मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसको हम रिजोल्वेबल बोलते हैं, ठीक है। या तो फिर नॉन मेजो कंपाउंड भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, यानी मेजो कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। सो एन एंशियोमेरिज्म, ठीक है। इसका हम बहुत कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी ले जाओ भाई, लेकिन ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। मैं ले जाऊंगा एक एग्जांपल, चलिए मैं एक एग्जांपल ले जाता हूँ। मान लो मैं एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, जैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, मान लो यहाँ पर है, मान लो कोई है, कुछ भी है, मान लो यहाँ पर COOH जोड़ दिया मैं, और यहाँ पर H जोड़ दिया, ठीक है। तो भाई ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिख रहा है दोनों आपका अलग अलग है, डायरेक्ट लिख दो ऑप्टिकली एक्टिव, कहानी खत्म। और भी बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं जैसे मैं यहाँ पर दिया, यहाँ पर गिनती करो तो कितना आपका डबल बॉन्ड है, 2 ठो है। अब कहानी में आपको और एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक मिथाइल है एमी, मान लो यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मान लो इथाइल है, और यहाँ पर मिथाइल है। ये ETH मतलब इथाइल होता है, और ET लिखते हैं, ETH वैसे नहीं लिखते हैं, ET लिखते हैं। यहाँ ET, यहाँ एमी मतलब मिथाइल, अलग अलग है। तो भाई ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर दिख गया तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना डायरेक्ट, ठीक है। देखना है बस टर्मिनल कार्बन को देखना है ना। टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट, टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट मतलब ए भी आपका टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट है ना। बाहर जो लगा है ये बाहर, ये बाहर, ठीक है। अब जो ये एलिन कंपाउंड है ना, इसका भी 2 कंडीशन है, ध्यान सुनना। इसका 2 कंडीशन है, याद रखना। अगर ये एडवांस के लिए अगर या थोड़ा बहुत याद कर लो, ये जो एलिन है थोड़ा याद कर लो, इसका भी फिर कंडीशन है कि अगर आपका डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ डबल, ये डबल है, डबल बॉन्ड है, ये
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ऑड आ रहा है और एक नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर इवन आ रहा है, तो कहानी ये बताया, बोला कि इसको मिटा दिया। चलिए, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ऑड आ रहा है, मान लो 3 आ गया, एक तो नहीं आ सकता ना भाई, एलिन का हम बात कर रहे हैं। अगर 3 आ गया या तो फिर 5 आ गया, है ना, 7 आ गया, तब वो सिचुएशन में अगर ऑड आ गया तो आपका वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान सिंपल याद रखो भाई, अगर ऑड आ रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी को आपका एनाइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया ना, यानी नॉन रिजॉल्वेबल हो जाएगा, है ना, यानी इनएक्टिव। ठीक है, अगर इवन आ रहा है, जैसे यहां पर देखो इवन था ना, कंडीशन तो ये रहेगा कि ये दोनों अलग अलग होगा, वो तो आपका प्राइमरी है। देखो यहां पर जैसे 2 था, 2 आपका इवन नंबर, इवन था तो यहां पर आप लिखोगे क्या कि आपका शो करेगा एनाइसोमेरिज्म, है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा यानी रिजॉल्वेबल होगा। ठीक है, ये नॉन रिजॉल्वेबल होगा, है ना। कहानी समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर बात। हाँ, ये और अगर आ रहा है तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, में बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए इतना पहले लिख लें। समझ में आ रहा है ना। एलिन का 2 कंडीशन रखा, अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ऑड है, यहां पर इवन था, अगर ऑड है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ये याद रख लो भाई, इसे ऊपर पर, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, रिजॉल्वेबल होगा, ये आपका नॉन रिजॉल्वेबल होगा, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस इतना याद रखो, वैसे आपको ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का ही सवाल देता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इतना दूर आपको समझ में आ गया। जैसे यहां पर देखो, जैसे मैं बताया ये वाला ऑड वाला कहानी, ये 2 हुआ, मान लो और एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 अलग अलग ग्रुप जुड़ गया, ए बी, यहां पर मान लो सी डी, अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, ये तो कंडीशन प्राइमरी कंडीशन दोनों अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। देखो 1 2 3, तो भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कंडीशन पता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद रखो, वैसे ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, सर मान लो 4 का एक मैं कंपाउंड ले देता हूँ, बढ़िया वाला एक एग्जाम्पल ले देता हूँ। ठीक है, चलिए 4 वाला एक तो मैं कंपाउंड ले जाता हूँ। ठीक है, एक बड़ा कंपाउंड याद रख लो। ठीक है, इवन वाला। ठीक है, चलिए ये वाला जोड़ दिया मैं। चलो मैं कुछ इस प्रकार का बनाया, यहाँ पर मान लो Cl जोड़ दिया, चलो यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ पर Cl जोड़ दिया। ये बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को लगाए इधर, इधर C लगाए, CMe3 लगाए, यानी कार्बन है और मिथाइल ग्रुप 3 ठो जुड़ा है ना, मिथाइल ग्रुप 3 ठो जुड़ा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे मान लो जोड़ दिया, ये वाला मैं जोड़ दिया, एक बेंजीन रिंग में जोड़ दिया कहानी। ठीक है, कैसे बनाऊंगा, ऐसे ना। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे बना दिया, है ना, यहाँ पर क्लोरीन है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है से यहाँ पर CMe3 है। अब भाई देखो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब चाहो तो इसका नाम ले लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, 4 है, 4 यानी आपका इवन आ रहा है, यानी इवन डबल बॉन्ड है। तो आंख बंद करके आप लिखना है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कह सकते हो ये आपका रिजॉल्वेबल होगा। कहानी समझ में आ रहा है,
कहानी समझ में आ गया? ठीक है, खत्म, एलिन का खत्म कहानी। चलिए, ये सिंपल आपको एलिन का याद रखना है। टर्मिनल कार्बन में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा वो डिफरेंट होना चाहिए। और मैं बताया कि अगर इवन हो रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिव लिखना, अगर ऑड आ गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव लिखना। हाँ, हो सकता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। ठीक है, कहानी इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा और एक कंपाउंड का हम थोड़ा बात कर लेते हैं, स्पाइरो कंपाउंड का। ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड और स्पाइरेंस कहूं, स्पाइरो कंपाउंड्स, इसको हम स्पाइरेंस बोलते हैं या तो फिर स्पाइरेन ई लगाते हैं। ठीक है, जो भी बोलो सेम है। ठीक है, जैसे मैं अभी बताया आपको एलिन का कहानी, यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आपका स्पाइरो कंपाउंड भी होता है, बस ये इसको हटा के रिंग बना दो। ये कार्बन, ये कार रिंग बन जाएगा, ये एक रिंग बन जाएगा, बीच में तो कार्बन रहेगा, है ना। तो इसका कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, ध्यान देना, ऐसे ऐसे इसको कुछ, अब ऐसे दो रिंग ना एक कार्बन से जुड़े रहते हैं, यानी स्पाइरो हो जाता है, यानी स्पाइरो कंपाउंड हो जाता है। और ये भाई अलग होगा, मैं बताया। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। वैसे इसका अगर हम 3D का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हम देख लें तो भाई ये कुछ इस प्रकार का हम बना सकते हैं इसको। ये जो होता है ना, ये जो कार्बन होता है, यहाँ पर जो कार्बन होगा, यहाँ पर जो CH2 है, ये प्लेन, जो प्लेन के अंदर है, और ये वाला मेरे तरफ है, ये वाला जो है मेरे तरफ है। इसको हम ऐसे वेज में दिखाते हैं, ऐसे, है ना, रॉप में दिखाते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है? पूरा क्यूब टाइप का है, पूरा एक अंदर एक, इसके उधर है, ये इधर है। ठीक है, और इधर ये ऐसे प्लेन में रहता है, ये प्लेन में रहता है, और ये अंदर बाहर, यानी दोनों हम कह सकते हैं यहाँ पर जो दो रिंग्स है, 2 रिंग्स है, परपेंडिकुलर ईच अदर, दोनों क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ये ऐसे है, ये प्लेन में है, तो भाई परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, ठीक है, इतना दूर तक पूरा समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इसको भी आप लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, ये और ये बाहर है इधर। ठीक है, इधर तो समझ में आ गया। अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ नहीं भाई, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला जो है इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, अगर इसका मिरर इमेज बनाते हो तो ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका इधर आ गया। ठीक है, और ये वाला आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा मिरर इमेज, यानी एनाइंसोमर बन रहा है। तो इसका भी कंडीशन ये है कि यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी रिजोल्वेबल होगा। ठीक है, सिंपल कहानी। कुछ एग्जांपल ले जाते हैं, चलिए। समझ में आया? क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। लिख ले इतना पहले, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ही। चलिए, कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसका थोड़ा फील कर लो। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मान लो यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ पर NH2 जोड़ दिया, तो ये भी आपका रिजोल्वेबल होगा, यानी भाई सिंपल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और भी मैं बहुत कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लो H जोड़ दिया, यहाँ पर COOH जोड़ दिया, तो यहाँ पर H जोड़ दिया, यहाँ पर COOH जोड़ दिया। ठीक है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डिफरेंट दिख रहे हैं। अब देखो, और एक चीज भी थोड़ा याद रख लेना, बहुत काम आएगा आपको, अगर दिख गया कहीं पे भी इस प्रकार, जैसे मैं बोला कि स्पाइरो मतलब एक कार्बन में 2 रिंग जुड़ा हुआ होगा। जैसे ये वाला भी देखना, ये वाला भी स्पाइरो होता है। जैसे इसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, नाम है ना, देखो यहाँ पर और एक ये भी पूछ सकता है, ध्यान देना, NH CO कुछ इस प्रकार का है। ठीक है,
CO है तो यहाँ पर NH CO NH CO, इस प्रकार का। तो भाई ये भी आपका क्या होता है, वैसे इसका नाम लिख सकते हो आप, इसका नाम होता है स्पाइरो। स्पाइरो मतलब एक कार्बन में 2 रिंग जुड़ा है, स्पाइरो हाइडेंसम, हाइडेंसम इसका नाम होता है, स्पाइरो हाइडेंसम, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका ऑप्टिकली क्या होता है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, याद रखना इसको, ये थोड़ा याद रख लेना। अगर पूछ लिया तो भाई ये एडवांस में पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो इस टाइप का ये भी होता है। और एक भी होता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, याद रख लो, बस इसको थोड़ा ऊपर देख लो, ठीक है। अगर इनकेस अगर पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो नॉलेज के लिए याद रख लो, ठीक है। अगर इस प्रकार का आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है, देखो ये भी आपका स्पाइरो ही होगा, क्यों? देखो भाई एक रिंग में एक कार्बन में 2 रिंग जुड़ा है, ये भी स्पाइरो हो जाएगा, वैसे इसका नाम हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लियर बात? तो ये सब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी PPL को घुमाएंगे लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आ गया स्पाइरो का कहानी और एलिन्स का कहानी। अब सवाल ज्यादातर बाइफेनिल्स में भी बनता है, स्पाइरो में बन सकता है, बाइफेनिल्स में बनता है, ठीक है। तो बाइफेनिल्स हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, उसको हम पूरा अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, बाइफेनिल्स का। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम बाइफेनिल्स का डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हम बात कर लेंगे, है ना। होगा तो कायरल प्लेन के ऊपर भी हम थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।